हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी से। इसके फर्स्ट पेज में कोऑर्डिनेशन बताया गया है कि क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से होता क्या है, होम्योस्टेसिस, यानी कि बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल बनाए रखना। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया एक्सरसाइज का जिसमें मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिससे कि एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज होगी, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, तो जो ब्लड वेसल्स का काम होगा यानी कि उनसे जो ब्लड फ्लो होगा वो भी इंक्रीज होगा। ब्रीदिंग रेट क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो भी ज्यादा हो गई। दस functions of muscle, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing the physical exercise. न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन शो करता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो अपना काम हार्मोन्स के थ्रू शो करता है। जो कलेक्शन होता है सेल बॉडीज का सीएनएस में उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई, लेकिन उसी को पीएनएस में कहते हैं गैंग्लिया। नर्व फाइबर्स के कलेक्शन को सीएनएस में कहते हैं ट्रैक्ट और नर्व फाइबर के कलेक्शन को पीएनएस में कहते हैं नर्व फाइबर या फिर नर्व ही कह सकते हैं। और प्लेक्सस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स या नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इसे हम कहते हैं प्लेक्सस। क्योंकि ये सारे टर्म्स अभी आगे आएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को डिटेक्ट करते हैं और रिसीव कर सकते हैं और आगे ये ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरल सिस्टम लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि हाइड्रा में बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, इसमें सिर्फ न्यूरॉन का नेटवर्क ही होता है। लेकिन जो थोड़े से हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट, इसमें थोड़ा सा बेटर हो जाता है नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन, गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू आ जाता है। और वर्टिब्रेट्स में ये ज्यादा डेवलप हो जाता है। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स एसोसिएटेड होंगी वो आएंगी। ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो एफरेंट हो सकते हैं या तो इफरेंट हो सकते हैं। एफरेंट का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को लेकर सीएनएस के पास आना, या तो इन्हें सेंसरी भी कहते हैं, यानी कि ये ऑर्गन से या टिश्यू से इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेकर आएंगे। लेकिन जो इफरेंट होते हैं या मोटर होते हैं ये सीएनएस से इंफॉर्मेशन को लेकर ऑर्गन्स या टिश्यूज के पास जाते हैं। पीएनएस को अगेन दो भागों में बांटा जा सकता है, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक। ऑटोनोमिक में इंफॉर्मेशन सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक जाती है, लेकिन सोमैटिक में जो इंफॉर्मेशन होती है वो सीएनएस से वॉलेंट्री ऑर्गन्स तक जाती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो भागों में बांटा जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही विसरल नर्वस सिस्टम की एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि इंफॉर्मेशन सीएनएस से विसरल ऑर्गन्स तक जाती है और विसरल ऑर्गन से सीएनएस तक आती है। इसमें इन्वॉल्व जो भी नर्व होंगे, फाइबर होंगे, गैंग्लिया होंगे, प्लेक्सस होंगे, वो सारे विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और यहाँ पे निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। अब ये निसल्स ग्रेन्यूल डेंड्राइट में भी होते हैं। डेंड्राइट क्या होते हैं? जो इस सेल बॉडी से ये वाले प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं इन्हें हम कहेंगे डेंड्राइट। ये डेंड्राइट नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं, लेकिन इसे जो दूसरा प्रोजेक्शन निकला है ये इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है साइनैप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ। अब जो इस एक्सॉन का डिस्टल पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, और ये ब्रांचिंग टर्मिनेट होती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, और इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक नोड, जिसमें होता है साइनेप्टिक वेसिकल, और साइनेप्टिक वेसिकल में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। नंबर ऑफ डेंड्राइट और एक्सॉन के बेसिस पे हम न्यूरॉन्स को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है मल्टीपोलर, जिसमें कि एक एक्सॉन और कई सारे डेंड्राइट होंगे। ऐसे न्यूरॉन पाए जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। दूसरे हैं बाइपोलर, जिसमें कि एक एक्सॉन एक डेंड्राइट होता है। ऐसे न्यूरॉन पाए जाएंगे रेटिना ऑफ आइज में। और ये जो यूनिपोलर है इसमें सिर्फ एक एक्सॉन ही होता है, ये पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एक्सॉन माइलिनेटेड हो सकता है या फिर नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। माइलिनेटेड में जो श्वान सेल्स हैं ये माइलिन शीथ बनाती हैं, और जो माइलिन शीथ के बीच की जगह होती है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। जो अनमाइलिनेटेड होते हैं इसमें श्वान सेल्स तो मिलती हैं लेकिन ये माइलिन शीथ नहीं बनाती। ये पाए जाते हैं ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स,
जो न्यूरॉन होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। अब ये पोलराइज्ड स्टेट में क्यों होती है? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है इस पर आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट टाइप के आयंस के लिए। जैसे कि जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए, लेकिन नियरली इम्परमिएबल होती है सोडियम के लिए, और कंप्लीटली इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए। इसीलिए जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर सोडियम बहुत कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये तो बात हो गई एक्सोप्लाज्म की, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन थी। लेकिन जो बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम जो है वो ज़्यादा होता है। अब क्योंकि अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम कम है, बाहर सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। अब ये ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है? यहाँ पे होता है एक सोडियम पोटेशियम पंप। पंप क्या होता है? जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है और एटीपी यूज करता है। जैसे कि एक्सोप्लाज्म में सोडियम कम था, तो ये पंप क्या करेगा, जहां पे कम था सोडियम वहीं से बाहर निकाल देगा। यानी कि ये सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर फेंकाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर ले आएगा। तो यहाँ पे पहले ही नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन था ज़्यादा, और अब यहाँ से 3 प्लस चले गए, 2 प्लस आए हैं, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से बाहर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा और अंदर नेगेटिव हो जाएगा। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface becomes negatively charged। अब हम इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। तो अंदर इसके नेगेटिव चार्ज है और बाहर है पॉजिटिव चार्ज। अभी ये मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है, तो इसीलिए इस टाइम के पोटेंशियल को हम क्या कह देंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये होता कितना है, -70 मिली वोल्ट। अब जब एक थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आता है जो कि होता है -55 से -60 मिली वोल्ट का, तो यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, तो सोडियम की एंट्री अंदर होने लगती है। तो जब यहाँ पे सोडियम की एंट्री ज़्यादा होने लगेगी तो अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, पहले स्टिमुलस आया है -55 से -60 मिली वोल्ट के बीच का, तो यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए। अब सोडियम अंदर आने लगे, तो मेम्ब्रेन अंदर से हो गई पॉजिटिवली चार्ज और बाहर से हो गई नेगेटिवली चार्ज। अब जो यहाँ पे पोलैरिटी पहले थी वो बदल गई है, पहले यहाँ पे माइनस हुआ करता था, अब प्लस हो गया है, और बाहर पहले प्लस था अब माइनस हो गया है। तो अब हम इसे कहेंगे डीपोलराइजेशन, और यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उसे कह देंगे एक्शन पोटेंशियल, या इसे ही हम कहेंगे नर्व इम्पल्स। जैसे ही प्लस का 30 मिली वोल्ट हुआ, जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो खुल गए। अब पोटेशियम कहाँ पे ज्यादा था, अंदर ज्यादा था। अब ये अंदर से बाहर पोटेशियम जाने लगेगा, क्योंकि दोबारा से पहले जैसी मेम्ब्रेन बनानी है। जब ये पोटेशियम बाहर चला जाएगा तो फिर से मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव। इसे हम कह देंगे रीपोलराइजेशन। और ये रीपोलराइजेशन में कितना हो जाएगा, फिर से -70 मिली वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल। अब हम देख लेते हैं कि इस न्यूरॉन में कंडक्शन कैसे होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं ये वाली मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिवली चार्ज है और बाहर से नेगेटिवली चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे डीपोलराइज स्टेट दिखाई गई है, और ये वाली अभी पोलराइज्ड ही है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ होगा बाहर, मतलब बी से ए की तरफ होगा बाहर, और अंदर प्लस से माइनस की तरफ होगा, अंदर से ए से बी की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि बाहर बी से ए की तरफ करंट फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ, और अंदर ए से बी की तरफ, यानी कि प्लस से माइनस ही। तो जो बाहर यहाँ पे पहले माइनस था अब ये वाला हो जाएगा प्लस, और अंदर पहले प्लस था अब ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो गई रीपोलराइजेशन, और इधर हो गया डीपोलराइजेशन। अब आगे ऐसे ही कंडक्शन होता रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जरूरत होती है साइनैप्स की। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट को मिलाकर हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स दो तरीके का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच। यहाँ पे डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल चला जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। वेरी सिमिलर टू, जैसे कि एक न्यूरॉन में कंडक्शन हो रहा था, जैसे कि हमने देखा था एक्सॉन में प्लस से माइनस की तरफ जा रहा था, उसी तरीके से कंडक्शन हो जाता है। लेकिन ये ह्यूमन सिस्टम में, हमारे सिस्टम में ये रेयर होता है, फास्टर देन केमिकल साइनैप्स। अब देख लेते हैं केमिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
अब यहाँ पे होता क्या है, जब इम्पल्स आता है तो इस साइनेप्टिक वेसिकल को यह धक्का मारता है जिससे कि ये फ्यूज हो जाती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। जब ये फ्यूज हो जाती है तो अपना न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देती है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। रिसेप्टर से जब ये बाइंड कर जाता है तो यहाँ पे आयन चैनल्स खुल जाते हैं। अब यहाँ पे न्यू पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है पोटेंशियल। ब्रेन हमारी बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। ये स्कल में वेल प्रोटेक्टेड होता है और इसकी कवरिंग्स को हम कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। ये 3 होती हैं। पहली होती है आउटर वाली जिसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, जो बीच वाली होती है मिडल लेयर जो वेरी थिन होती है, इसे हम कहते हैं एरेकोनाइड, और जो लास्ट वाली होती है जो कांटेक्ट में होती है ब्रेन के, उसे हम कहते हैं पाया मैटर। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के एनसीईआरटी में 3 पार्ट्स बताए गए हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो सेरेब्रम होता है ये ब्रेन का मेजर पार्ट होता है जो कि हमें दिखता है, जैसे कि जो ये पूरा इतना पार्ट है ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम को एक लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट 2 पार्ट्स में बांटती है जिसे हम कहेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे फोर ब्रेन में आ गया सेरेब्रम, थैलेमस ऊपर वाला एंड हाइपोथैलेमस उसके नीचे वाला। ये फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्रेन का मेजर पार्ट होता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल डीप क्लेफ्ट इसे 2 भागों में बांटती है जिसे कहेंगे राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं एक ट्रैक्ट ऑफ फाइबर से जिसे हम कहेंगे कॉर्पस कैलोसम। सेरेब्रम की जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये प्रोमिनेंट फोल्ड्स में इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। इन्हें हम कह रहे हैं प्रोमिनेंट फोल्ड्स। तो इसे ग्रे मैटर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है और सेल बॉडीज में होते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल जो कि सभी मिलकर इसे ग्रेश अपीयरेंस देते हैं। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि ग्रे मैटर होता है सेल बॉडीज की वजह से। लेकिन जो अंदर होता है, अंदर तो इन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ होगी तो ये व्हाइटिश अपीयरेंस देंगे जिसे हम कहेंगे व्हाइट मैटर। और ये क्यों होता है? माइलिन शीथ की वजह से होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के यहाँ पे 3 एरियाज बताए गए हैं, सेंसरी, मोटर और एक एरिया होता है जो ना ही सेंसरी होता है ना ही मोटर होता है लेकिन ये लार्ज पार्ट बनाता है। इसे हम कहते हैं एसोसिएशन एरियाज। इसमें पहला आता है ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा है कम्युनिकेशन के लिए और तीसरा है इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए। कि जो सेरेब्रम होता है रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर जिसे हम थैलेमस कहते हैं और ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। यानी कि जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी या आएगी ये सभी थैलेमस से होकर आएगी। हाइपोथैलेमस थैलेमस का बेस बनाता है जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था। ये बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन सभी को कंट्रोल करता है। इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इसके अलावा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस। ये बनाता है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम जो कि हाइपोथैलेमस के साथ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस और मोटिवेशन इन सभी को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरा है कि इससे एक कैनाल पास होती है, इसे हम कह रहे हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन पर 4 स्वेलिंग्स मिलती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बस 3 चीजें ही इसमें याद रखनी है। पहला है कि ये किसके बीच में प्रेजेंट है, दूसरा है इससे एक कैनाल जारी उसका नाम क्या है और तीसरा है कि इसमें स्वेलिंग्स हैं किस साइड पे, डोर्सल साइड पे। ये जो हाइंड ब्रेन है इसके 3 पार्ट हैं। ये जो बाहर निकला जैसा है इसे हम कह रहे हैं पोन्स, ये वाला है सेरिबेलम जो कि पेड़ जैसा है और ये लास्ट वाला है मेड्यूला। पोन्स फाइबर ट्रैक्ट्स का बना होता है जो कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करता है। सेरिबेलम में आपने ऐसे ऐसे देखा, इसमें कितनी सारी कॉन्वोल्यूशंस हैं और ये क्यों है? क्योंकि इसे जगह देनी है न्यूरॉन्स को जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन इसमें आ सके। और इसका थर्ड पार्ट है मेड्यूला, इसे हम मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं। ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये 3 चीजें कंट्रोल करता है। पहला है गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये पहला चैप्टर हुआ करता था फिजियोलॉजी का।
फिर है रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। तो ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर और ये तीसरा चैप्टर, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? ब्रेन स्टेम बना रही हैं। दिस ब्रेन स्टेम forms the connection between brain and spinal cord.